बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान में हूँ आपकी वो सनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है वो हम सब पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम, चाहे वो पाकिस्तान में है या दुनिया के किसी कोने में है, आज बहुत एक्साइटेड हैं, सुपर एक्साइटेड हैं हम, क्योंकि आज होने जा रहा है नामीबिया एंड पाकिस्तान का मैच जो 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो खेला जाएगा। एंड आज इंशाल्लाह, क्योंकि पिछले जितने भी मैचेस रहे, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ रहे, अफ़गानिस्तान के साथ रहे, या हमारा जो है रिवायती हरीफ हो इंडिया हो, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन शर्ट्स ने जो है वो एक हिस्ट्री क्या, इस टीम में मौजूद जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की और परफॉर्म भी किया। एंड एक मुस्तकिल जो है वो फ़तह के बाद आज एक और मैच हम खेलने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह टचवुड, अगर आज का मैच भी हम जीत जाते हैं सो हम इंशाल्लाह डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए। सो बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी उम्मीदें, और पता नहीं कितने लोगों ने कितनी जो हैं वो दुआएं, मन्नतें और ये सब चीज़ें मानी होंगी कि ये टीम जो है वो इंशाल्लाह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि एक वक्त वो भी देखा हमने जब हमारी टीम जो है वो बहुत ही जो है वो सो कॉल्ड क्या कहें कि ऐसा परफॉर्म कर रही थी कि सब परेशान थे कि आया किस तरह से चीज़ों को हम आगे लेके जा सकेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम की एफ़र्ट और जिस तरह से मिलकर ग्रीन शर्ट्स ने परफॉर्म किया है, ये अपनी मिसाल आप है। इंडिया जो है उसने क्या हाल किया अपनी टीम का, ये आपने देख लिया। उनके बड़े बोल उनके सामने आए, तो हम बड़े बोल कम बोलेंगे और हमारी टीम परफॉर्म इंशाल्लाह ज़्यादा करेगी। तो आज के मैच के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, आई होप सो कि आप भी एक्साइटेड होंगे। कल इंशाल्लाह विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे मिलकर। अभी मैं एक ब्रेक लूँगी, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो हम आज बात करने जा रहे हैं कि ये जो मौसम की तब्दीली हो रही है, चाहे हम गर्मी से सर्दी में आएँ या सर्दी से गर्मी की तरफ आएँ, ये जो वेदर चेंज है ये आपके जिस्म में थकावट, बॉडी एक्स या डिफरेंट तरह के वायरल्स को लेकर आता है। और ये जो जिस्म की थकावट है, हड्डियों का दर्द है, ये फिर आपकी परफॉर्मेंस पर या आपके लाइफस्टाइल पर असरअंदाज हो जाता है। तो ख़ास तौर पर जब सर्दी आने वाली होती है तो जिस्म में दर्द, पुरानी चोटें, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी जॉइंट का पेन हो, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो आया इसका हल क्या है और ऐसी कंडीशन में आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एंड प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम बात करने जा रहे हैं मौसम की तब्दीली के असरार जो है वो हमारी तबीयतों पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से थ्रोट का हो जाना, फ्लू होना, फ़ीवर होना, रनिंग नोज़ होना, ये सब प्रॉब्लम रहते हैं हमें हर मौसम की तब्दीली में। लेकिन स्पेशली जब हम ड्राई वेदर की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो है वो जिस्म में थकावट, हड्डियों की तकलीफ़ और जिस्म का मतलब अकड़ापन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड वो लोग, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र करी थी, जो किसी ना किसी हड्डी की तकलीफ़ में या हड्डी की चोट से पहले गुजरे होते हैं, बहुत साल पहले भी, उनको भी जो है वो जब भी सीज़न आता है ये प्रॉब्लम होता है। सो जब वेदर आने लगे इस तरह का और आप इस तरह की तकलीफ़ या थकावट महसूस करें तो आपको क्या करना चाहिए, और मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी हड्डी की तकलीफ़ के हवाले से, कमर के दर्द के हवाले से, फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से, कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप आज के प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। एंड वी हैव विद अस जो अपनी स्पेथी के एक्सपर्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद तौफीक। अस्सलाम वालेकुम।
आपको खुशामदीद कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वी हैव विद अस बिकॉज कहा यह जाता है कि हड्डियों की तकलीफ में फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। सो डॉक्टर मुनज़्ज़र शाहिद जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, ये चीज़ हमने हमेशा देखी सुनी और शायद हर शख्स को कभी ना कभी कोई ना कोई चोट ऐसी होती है कि जैसे ही सर्दी आनी होती है तो वो इंतज़ार होता है कि जी अब दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखें, जब मौसम तब्दील होता है उसकी 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म में दर्द और जोड़ों में दर्द या हड्डियों में दर्द, बॉडी एक, और ये डिपेंड करता है कि वो चोट थी वहाँ पे, सम टाइम चोट नहीं भी होती है। एज के साथ जो आर्थराइटिस चेंजेस होती है, सोजिश वाला जोड़ हो ना या बग़ैर सोजिश के जोड़ हो, तो दोनों में ये दर्द हो सकता है और तकलीफ बढ़ सकती है। सही। तो ये एग्जैक्ट कॉज तो बहुत ज़्यादा साइंस नहीं दरियाफ़्त कर सकी, लेकिन मेन जो इसके पीछे आइडिया है कि जब भी मौसम तब्दील होता है तो हवा का दबाव कम होता है, जिसको बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं। जब बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होता है तो हमारे जो भी कैविटीज़ होती हैं वहाँ पे जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जो एरिया है, तो वो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। ओके। जब वो एक्सपेंड करते हैं तो अंदर से उसके प्रेशर डेवलप होता है। राइट। तो ऑलरेडी कंप्रोमाइज जॉइंट हो, सोजिश में जॉइंट हो या आर्थराइटिस हो, तो उसकी वजह से वो दर्द ज़्यादा बढ़ तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा, जब इस तरह का वेदर आने लगे, जब आपको पता हो कि मौसम तब्दील हो रहा है, एक तो जिस तरह आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, इस तरह का कोई मर्ज़ है आपको या आपको चोट लगी है, तो फिर इसमें एहतियात क्या होगी, क्या करना चाहिए? देखें, सर्दी में एक तो मैंने वजह बताई ना कि जब प्रेशर कम होता है, दूसरी वजह होती है जब मौसम ठंडा होता है तो मसल में सख्ती आती, स्पाज़म भी आता है ना मौसम की वजह से। और कराची में जैसे इस वक्त तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है आपका, तो नार्दर्न एरियाज़ में, इवन पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान, कोयटा में, इधर आप देखें तो काफ़ी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। तो सर्दी के अंदर अगर आप अपने आप को प्रॉपरली कवर नहीं रखेंगे, ठीक है, तो वो फिर आपको जिस्म में मसल्स में सख्ती आएगी, और ऑलरेडी जो जॉइंट सोजिश में है या ख़राब है, जब मसल में स्पाज़म होता है उसमें प्रेशर में लेके आता है। ठीक है। और उसके नर्व्स एंडिंग जो होती हैं वो ऑलरेडी डैमेज होती हैं, तो वो भी प्रेशर में आती हैं और एक्सपेंड भी करती हैं, तो वो दर्द करती हैं, और उसके अंदर तो दर्द की जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो भी कम होती है। तो इस वजह से दर्द ज़्यादा महसूस होता है। तो अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि एहतियात क्या करनी, नेचुरली द कॉज क्या है पीछे। कॉज ये है कि टेम्परेचर कम हो गया, सर्दी है, तो फिर आपने अपने आप को कवर करना है सबसे पहले। राइट। और कवर सर्दी में करें जहाँ ज़्यादा ठंडे इलाके, इन लेयर्स करना चाहिए। अच्छा। जैसे आप वार्मर पहनते हैं, लेगी पहने कोई ऐसी, और अंडर शर्ट कोई ऐसी पहने वार्मर, जिससे आपकी ऊपर दूसरी शर्ट हो या फिर कोट हो या कोई स्वेटर हो, तो आपकी वो लेयर्स में जब होता है तो अंदर जो वार्म एयर होती है उस लेयर्स में ट्रैप होती है वो। अच्छा। तो आपको कम सर्दी का बॉडी में एहसास होता है और आपको स्पाज़म मसल्स का रिलीज़ हो जाता है। जब स्पाज़म रिलीज़ हो जाता है तो पेन रिलीज़ होती है, तो एक विशियस साइकिल होता है, पेन स्पाज़म करता है, स्पाज़म पेन करता है, तो एक तो मतलब अपने आप को कवर रखना जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे भी चलते हैं प्रोग्राम में तो हम डिस्कस करेंगे। एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है सर्दी में, वैसे ही हम जो है बड़े ही कहना चाहिए कि अवॉइड करते हैं कि हम वॉक करें या हम एक्सरसाइज करें, और जब सर्दी आ जाए तो इतनी सुस्ती आ जाती है, इतने काहिल हो जाते हैं हम कि बस काम पे जाना हम बहुत बड़ा एहसान समझते हैं। तो फिजियोथेरेपी जो है ऐसी कंडीशन में, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि एक सर्टन एज में आके ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, या वैसे ही आपको सर्दी की वजह से जो है वो आपके जोड़ों में दर्द है, तो फिर क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग? देखिए, जब सर्दियाँ आती हैं तो उस वक्त लोग जो है वो घरों में बैठ जाते हैं और वो वॉक नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, मोबिलिटी उनकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो हमें गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी अपनी मोबिलिटी के ऊपर काम करना है। आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, आप जो है वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, घर में नहीं बैठना। जैसे सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप क्लोथिंग करें, लेयरिंग ज़्यादा करें ताकि आपकी हीट जो है वहाँ पे स्टोर हो। तो हीट स्टोर करके जब आप मोबिलिटी करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो आपके जॉइंट्स में पहुँचती है, और जब न्यूट्रिशन पहुँचती है तो फिर आपके जो साइनोवियल फ्लूइड है, कार्टिलेजेस हैं, उनकी डिजेनरेशन रुक जाती है और वो
इम्प्रूव होते हैं, सही? Right. तो इसलिए मोबिलिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मतलब है। थोड़ा मूवमेंट ज़रूरी है, Exactly. बैठे जी। रहना वो हम कहते हैं बैठे रहना सर्दियों जो में है एक वो जगह ठीक नहीं है। नहीं होता। सेकेंडली ये कि विंटर में एक और चीज़ बहुत कॉमन जी। होती है, वो है उनका पॉस्चर। लोग Okay. सर्दियों में जो है ना इतना स्लाउच पॉस्चर लेके बैठ जाते हैं, बैठे हुए समेट के घिटे खुद करके को, बैठे हाँ, हुए। ऐसे करके। Yes. तो उस वक्त उनका पॉस्चर ख़राब होता है, जिसकी वजह से मसल जो है वो स्पाज़म में जा रहे होते हैं। ठीक है, Okay. मसल स्पाज़म में जाते हैं। मसल स्पाज़म में जाएंगे तो नर्व्स जो हैं वो इम्पिंज होंगे, वो नर्व के ऊपर, बोन्स के ऊपर पहले प्रेशर डालेंगे। बोन के ऊपर प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली नर्व्स जो हैं वो इम्पिंज होना शुरू हो जाएंगे और पेन रेडिएट होना शुरू होगा पेशेंट Okay. को। ठीक है, तो अपने पॉस्चर का ख्याल रखना है, आइडियल पॉस्चर रखें अपना, पॉस्चर बार बार चेंज करते रहें, एक ही पोजीशन में राइट मत वो जब बैठें। आपने सही कपड़े नहीं पहने होते, प्रॉपर कवर नहीं किया होता, तो फिर आपको अपने आप को इस तरह ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप प्रॉपर कवर रखेंगे तो फिर आपको ये देखिए, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये आपको बड़े मसलों से जो है वो बचा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आज हमारे बच्चे भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जी जिस्म में बहुत दर्द है, हड्डियों में दर्द है। अब वो पूरे जिस्म की जो थकावट है, सुबह उठना, कभी आपको टांगों में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो, देयर इज़ नो रीज़न। और फिर हमारे पास क्या है कि जैसे ग्रोसरी आती है, पेन किलर्स भी हमारे यहाँ ऐसे ही आ रहे होते हैं ग्रोसरी में। एक मैं कॉलर शामिल कर लूँ, फिर जी, आप please, इसको आंसर please. कीजिएगा कि आखिर कौन सी डेफिशिएंसीज हमारी बॉडीज़ में मौजूद हैं जो हम नहीं लेते, जिससे हड्डियों की मजबूती और फिर ये कमज़ोरियाँ आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रणाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी। मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। हुमैरा, आपको बहुत अच्छा आप शो कर रही हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन हमें दे रही हैं आज तो। थैंक यू। और मेरा जज़ाक डॉक्टर साहब से भी सवाल ये है कि तकरीबन 3 एज से मुझे घुटनों में दर्द रहता है ठीक है। और मैं ये सिकाई करती हूँ स्त्री की, तो वो बेहतर होता है या बर्फ की सिकाई करना बेहतर होता है? इसके लिए प्लीज कुछ बताइएगा। और दूसरा ये कि इसमें कौन सा सूट नहीं पेट के लिए बेहतरीन होते हैं? अच्छा, ये आपको सर्दी में होता है या आपको थ्रू आउट रहता ही है? थ्रू आउट होता है। ओके। रहता है। और आपने जैसे कहा आवाज- कि जैसे टीन आवाजें एज से। आती हैं घुटने से, इस तरह होता है चलते हुए। डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछ रहे हो, मेरा एक मिनट जी। आप डॉक्टर क्या कह रही, टीन एज से पेन रहता है? जी, टीन एज से। इससे जैसे बल आ जाता है, आवाजें आती है, इस तरह का इशू है। अब और एज ऑफ रहता है। कितनी है? अब आपकी उम्र क्या है हुमैरा? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, बट ये है कि मतलब वो काफ़ी पुराना बता रही हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, टीन एज से है। देखें, ये जो टीन एज का फीमेल में दर्द आम तौर पे ना इनकी जो नी कैप की उसकी प्रॉब्लम की वजह से होता है। और जब तक एग्ज़ामिन ना किया जाए, देखा ना जाए, तो हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ड्रोमलेशिया होता है। जो हमारी नी कैप के नीचे जो चिकनी हड्डी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है समटाइम्स। सॉफ्ट जब होती है तो वो जब मूव करते हैं, चलते हैं, तो उसकी वजह से होता है। और ये माइक्रो ट्रॉमा की वजह से होता है। अब कभी कभी कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है कि हमारा एक नी कैप का ख़ास एंगल होता है जिसको हम पुल करते हैं जब चलते हैं, वो एंगल जैसे 15 डिग्री का है, अगर वो सम टाइम पैदाइशी तौर पे 18 है, 19 है, 20 से ज़्यादा है, तो उसकी पुल ज़्यादा हो Pressure जाती ज़्यादा हो है। जाता तो वो जब वॉक करते हैं तो नी कैप जॉइंट के साथ ज़रा ज़ोर से आके टकराती है, Alright. जिससे वो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और वो टीन एज में पेन आती है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कॉम्प्लिकेशन साथ साथ आर्थराइटिस की भी शुरू हो जाती हैं। Right. तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स तो अभी अगर ऐसी कंडीशन, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये वो सिकाई करती हैं, कभी ये इस अब चीज़ से उसमें मतलब देखना गर्म- पड़ेगा। देखें, सिकाई और जो बर्फ की कोल्ड होने- में दोनों चीज़ें होती हैं। हाँ। और डिपेंड करता है, अगर सोजिश वाली कैफियत में जॉइंट होता है तो फिर कोल्ड आप इसमें करें। तो इनको देखें कि अगर आपका जॉइंट वार्म है, उसमें स्वेलिंग है और उसमें सोजिश की कैफियत है, रेड सा हो जाता है, तो फिर आप उसको कोल्ड से करें, अदरवाइज़ आप वार्म कर सकती हैं। ठीक है। और दूसरा, क्योंकि इतने अरसे से ये कर रही हैं कि खुद कभी कोल्ड या वार्म करती हैं, किससे ये बेहतरी महसूस करती हैं। ठीक है। लेकिन तो- बेस्ट ये है कि अपनी फिजियोथेरेपी करा के अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग कराएं, राइट। ताकि ये इन चीज़ों से निजात आ सके। ओके राइट। तो ये चीज़ आपने, अगर आपको जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वेलिंग या रेडनेस महसूस होती है, तो आपने कोल्ड जो है सिकाई करनी है, अदरवाइज़। अच्छा, फिजियोथेरेपी हम क्या करते हैं, जब हमें किसी जिस्म की हड्डी में दर्द होता है तो हम कहते हैं इसको तो हिलाओ ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। इसको हिलाएंगे तो एक तो दर्द महसूस हो रहा होता है और ऊपर से ये होता है कि कहीं ये टूट ना जाए। तो ये इसमें फिर इस वजह से लोग फिजियोथेरेपी नहीं कराते। ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ऐसा होता है कि जब तक आप मूवमेंट नहीं करेंगे और उसके ऊपर लोड नहीं डालेंगे, तब तक वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी। ठीक है। तो
कहा यह जाता है मोर फिजिकल डिमांड मोर स्ट्रॉन्ग एंड थिकर बोन्स, ठीक Okay. है, लेस फिजिकल डिमांड वीक बोन्स। तो अगर आप फिजिकल डिमांड ज़्यादा रखेंगे दैट मीन्स कि आपकी जो है वो बोन्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। All लेकिन right. इसमें यह है कि आप ओवर एक्टिविटी ना करें ठीक है। और सही एंगल एक्सपर्ट की राय जो है, क्योंकि जो जॉइंट्स का मामला है तो आपके Exactly. जो भी फिजियोथेरेपिस्ट या आपका फिजिशियन सजेस्ट करे उनसे आपने उनसे रुजू करना। रुजू करना चाहिए। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ, तहमीना बलोच। हाँ जी तहमीना, आप कैसी हैं? कैसी सर्दी है पिंडी में? बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल है, अभी इतनी ज़्यादा मज़े वाली सर्दी नहीं आई है। जी नहीं। अच्छा चले, डेंगू तो आ गया लेकिन आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद जी, पिंडी जी। में। हाँ जी, बुखार है, ये तो नॉर्मल हो गया। अच्छा, ये नॉर्मल हो गया है आपका। कबूल कर लिया इन लोगों ने ना। अच्छा अभी बताइए मसला क्या है तहमीना? मैं डॉक्टर साहब से कहना था कि मेरी 32 साल की एज है और मुझे घुटनों में गैप आ गया है ना। अच्छा तो मैंने ये थेरेपी वगैरह भी करवाई है, तो मुझे बस नॉर्मली इन चीज़ों से आराम आ जाता है, कोई टैबलेट कोई ये हकीमी फकियाँ वगैरह लेने से, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। अच्छा, तो आप पेन किलर्स लेती हैं? कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया? कभी फिजियोथेरेपी करा ली, ऐसा करती हो? कोई कंटिन्यू कोई ट्रीटमेंट नहीं है? मतलब यही करवाई थी फिजियोथेरेपी, यही करवाई है, मुझे इससे मुकम्मल आराम नहीं आता। मतलब करवाती थी तो आराम था। अच्छा। फिर ये होता था ना कि छोड़ देती थी, तो फिर मैंने वो भी इलाज छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, ऑन एयर सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, एक तो हम मुस्तकिल मिजाज नहीं है, ठीक है, और हमें लगता है कि अगर हम कोई चीज़ कराएं तो उसका फ़ौरन रिजल्ट आना चाहिए। तो अब यहाँ पर 32 ईयर्स एज है इनकी और अभी से ये कह रही हैं गैप आ गया है, वजह क्या है? पहली बात यह है कि अब मुझे नहीं पता कि गैप आ गया है या नहीं आ गया, मैंने एक्सरे नहीं देखा और इन्होंने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया। कभी कभी ये जनरल प्रैक्टिशनर जो जीपीज़ को भी ये दिखा के आ जाते हैं, जो कहते हैं जी गैप आ गया। और बाय 32 ईयर में आम तौर पे जिसको गैप का मतलब है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि वेयर एंड टेयर, टूट फूट, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर उस किस्म का दूसरा एक होता है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो किसी बीमारी की वजह से आता है, जिस्म के अंदर कोई खून में कोई तब्दीलियाँ आती हैं, अगर वो है तो उसमें तो समझ आती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको उनको तशखीस बहुत ज़रूरी है कि ये गैप जो डॉक्टर ने बताया, क्या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर ने बताया या किसी जनरल प्रैक्टिशनर ने बताया। अगर तो वो किसी वजह से है, उसके पीछे कोई बीमारी है, तो हमने उस बीमारी का इलाज करना है ताकि गैप मज़ीद ना आए और उसको फिर हम ठीक करें। अगर वो टूट फूट का है जो इस एज में मुमकिन नहीं है, मुमकिन है लेकिन चांसेस बहुत कम है। वो मुमकिन इसलिए है कि या तो फेमिलियल है, उनके वालदैन में, दादा दादी, नाना नानी में किसी को आर्थराइटिस की बीमारी चल रही हो तो फिर हो सकता है, और या उनको घुटनों में कभी कोई बचपन में कोई चोट लगी हो। और तो आप अभी सजेस्ट करेंगे इनको कोई एक्सरे करवा के ऑर्थोपेडिक को दिखाएं? प्रॉपर एक्सरे करा के, अपना वेट बेयरिंग एक्सरे कराएं खड़े होके, और एक्सरे करा के किसी प्रॉपर आर्थोपेडिक सर्जन को या रेमाटोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो सही तशखीस करके बताए और फिर आपका इलाज करें। राइट, हाँ जी, डेफिनेटली हर्बल मेडिसिन हो या किसी भी पैथी की हो वो असर करती है, लेकिन मर्ज़ तो पता हो, मर्ज़ की तशखीस बड़ी ज़रूरी है। सो लेकिन ये जो अभी जितनी मैंने कॉल्स ली कि इतनी यंग एज में 30s में जो है वो ये तकलीफ़ शुरू हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं गलती हुई है हमसे, फिर हमारा वो खुराक हो या हमारा लाइफस्टाइल हो या फिर सूरत से हमारी दूरी हो। ये सब चीज़ें, मेन फैक्टर क्या है ये भी हम जानेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि जी कराची में तो खैर इस वक्त काफ़ी गर्मी है। शामें ठंडी हो जाती हैं लेकिन दिन में गर्मी रहती है। कल भी ऐसे ही वेदर था, बट मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाकिस्तान के इस वक्त वेदर प्लेजेंट हो गया है, सर्दी की तरफ मौसम जा रहा है और उससे क्या है, जिस्म में थकावट है, हड्डियों में तकलीफ़ है और फिर उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि मेडिसिन की तरफ तो बाद में जाएं, पहले कोई ऐसी चीज़ कर ली जाए। दबवाने से किस लोगों को सुकून मिलता है और इतना सुकून मिलता है कि उनके घर वाले उनसे डर के भाग रहे होते हैं कि जिन्होंने पकड़ लेना और घंटों घंटों दबवाना है। कुछ लोग जो है वो मालिश या मसाज करवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरी कमर पे ज़रा पैर तो रखना। अरे कमर पे पैर कौन रखवाता है?
ऐसे भी लोग हैं। मैं तो एक ऐसे शख्स को भी जानती हूँ जो कहते हैं कि सर पे भी, यहाँ पे भी पैर रख दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सो मैंने कहा तुमसे तो मिलना ही नहीं है ना मैंने, तुम इस तरह के काम करते हो। डॉक्टर साहब, ये जो है दर्द में ये जो टच है ये सुकून तो देता है, ठीक है। जब कमर में दर्द हो रहा हो या पैरों में थकावट हो, टांगों में दर्द हो, तो दबाना ये सब, ये हर चीज़ें किस हद तक ठीक है, मुनासिब है? मसाज करा लेना बिल्कुल ठीक है जी, मसाज करा सकते हैं। देखें बेसिकली इसके पीछे थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि हमें जब सर में दर्द है तो हम सर क्यों दबवाते हैं, हमें क्यों बेहतर लगता है। जब हेडेक होता है, पेन होता है, तो पेन की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ख़ास चैनल, एक नर्व्स के लिए दिमाग को जाती है। जब उस जगह को हम प्रेशर देते हैं तो उस प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है उसी चैनल से जाता है। जैसे कोई हाईवे है, वहाँ से एक कार ने भी जाना है और एक ट्रक ने भी जाना है, तो गाड़ी की रफ्तार तेज़ है, ट्रक की स्लो है। जब हम प्रेशर दे रहे होते हैं तो वो जो पेन के जो सिम्टम्स हैं, जो पेन की जो सिग्नल्स हैं ब्रेन को जो जा रहे हैं, वो उसको रोक के हमारे प्रेशर के आने जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमें रिलीव महसूस होता है। जब रिलीव महसूस करता है हमारे पेन के, तो उस पेन की वजह से जो भी स्पाज्म आया होता है वो रिलीव हो जाता है। तो इसलिए हम पेन से ठीक हो जाते हैं। तो हम कहीं भी मसाज भी कर सकते हैं, प्रेशर भी दे सकते हैं, देन ऑल डिपेंड्स। जैसे भी आपने कहा जी कमर पे खड़े हो जाएं, वहाँ खड़े हो जाएं, तो ये डिपेंड करता है कि कितना वेट आपने डालना है, हाथ से डालना है, पाँव से डालना है, वेट कैसे करना और किस जगह पे करना है। लेकिन अक्सर ज़्यादा वेट नुकसान भी पहुंचाता है। गलत, हाँ, हर चीज़ आपने जो सेंस हो, जिसको पता हो वो करे। जिसको नहीं पता वो कमर के बोरों पे ऐसी जगह वेट डाल रहा है। पेन की कॉजेज सिंपल कभी कभी मासूम नहीं होती ना। कमर के बोरे में दर्द है, उसमें कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकता है, वो फिर वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फिर उसमें आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे? जावेद बोल रहा हूँ कोटा से। ये मेरे जो है बाजू हैं जी, यानी कि कानों से ऊपर या थोड़ा सा ऊपर नहीं उठते, कंधों में और उसके ब्लेड में, दोनों कंधों में दर्द होता है। तो डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते हैं कि ये फ्रोजन बीमारी है। अच्छा, तो, ठीक है, हम इसको फ्रोजन आपको दोनों शोल्डर्स में है? हाँ जी, दोनों शोल्डर, दोनों शोल्डर्स में। वजन नहीं उठता है और ऊपर नहीं उठते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। ठीक है, ओके। एक फुट ऊपर करो तो तकलीफ़ होती है आपको, हम डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आती हूँ। अब उन्हें से ये बताएं कि ये वाला प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है लेकिन ये ठीक हो जाता है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि एक अरसे से इस तकलीफ़ में और दोनों शोल्डर्स में, सो आप कुछ सजेस्ट करेंगी क्योंकि इसमें थेरेपी बहुत काम आती है? देखिए बेसिकली जब भी शोल्डर की पेन होता है तो हर बंदा जो है उसको लगता है कि फ्रोज़न शोल्डर हो गया, जबकि हर दफ़ा फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता। नहीं, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने उनको बताया कि अब अगर कि वो उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन ले चुके हैं, उनका कंफर्म है कि उन्हें फ्रोज़न शोल्डर ही है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं। फॉर एग्जांपल पेंडुलम एक्सरसाइजेज हम गाइड करते हैं पेशेंट को कि आप एक हाथ किसी भी सपोर्ट ले लें टेबल की और दूसरा हाथ न्यू हैंग करें और पेंडुलम की तरह आगे पीछे साइडवेज एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है। ठीक अच्छा, है, तो इस तरीके से ये कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने ये करनी है, पेंडुलम एक्सरसाइजेज। इसी के साथ साथ कुछ मूवमेंट्स, जैसे हमारी बाहर, जैसे उन्होंने बोला कि उनका हाथ ऊपर की तरफ जाता है, दैट मीन्स कि उनकी एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, फ्लेक्जन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, एबडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। तो उन जो मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं उनके लिए उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, रेंज ऑफ मोशन। तो आप इस तरह से बॉडी को ऐसे बाहर लेके जाएं। यस, एल्बो को अपनी बेंड करें, 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा एंड देन बाहर की तरफ, लेकिन उनका जाएगा ही नहीं, उनका इतना, और उसके बाद उनको पेन होगा। बेसिकली 90 डिग्रीज जो है वो नॉर्मल होता है, तो उनका 10 डिग्रीज 20 डिग्रीज पे ही उनको पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की मूवमेंट में आपको फिजिकल थेरेपिस्ट की नीड होती है कि वो आपकी मोबिलाइजेशंस देके फिर आपके कंधे को खोला जाता है, क्योंकि जो हमारा कैप्सूल है वहाँ पे एडिजन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है फिजियोथेरेपिस्ट लाजमी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपसे तो कुछ नहीं हो पा रहा होगा, आप ना कुछ काम कर पा रहे होंगे, फिर एक तकलीफ़ हर वक्त अलग दोनों शोल्डर की वजह से। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी तो एक इसमें हेल्प करती है उसको मूवमेंट के लिए, बट क्या एज अ थेरेपिस्ट, या अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे पेशेंट? देखिए, पहली बात तो मैं पूछ नहीं सका कि ये डायबिटिक तो नहीं है। अगर ये डायबिटिक हैं, आमतौर पे ये तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन डायबिटिक लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको फ्रोजन शोल्डर की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
अगर ये डायबिटिक हैं खुदा न खास्ता तो फौरी तौर पे अपना जो है ना शुगर को कंट्रोल कराएं। ठीक है। और नंबर 2, इसमें अक्सर जब फ्रोजन शोल्डर पेन होता है तो हमें लोग एडवाइस करते हैं कि जिसकी मालिश मसाज करें ऑलिव ऑयल की या किसी चीज़ की, तो इसकी मसाज नहीं करना, नहीं करनी। नहीं करना। ओके। दूसरी बात है कि बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी, जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ हिंट्स भी दी, वो भी दें, और या आपके करीबी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप अच्छी सी फिजियोथेरेपी कराएं। राइट। इनके लिए खुशखबरी ये है कि ये जो ऐसी तकलीफ़ है जो अल्टीमेटली ठीक हो जाने वाली होती है, अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो जल्दी कंफर्टेबल हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे, वरना 6 मंथ to 2 years में ये सेटल हो जाती है। राइट। और इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, हमने कब क्या इलाज करना है, कब हमने मेडिसिन देनी है, कब हमने फिजियो करानी है, और कभी कभी हम लोकल इसके इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे ठीक हो जाता है। कभी कभी हल्का सा बेहोश करके इसको मैनिपुलेट भी कर देते हैं, जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लीजन्स बन जाते हैं या कैप्सूल सिकुड़ जाता है, उसको थोड़ा सा फैला देते हैं, तो आपका जो फ्रोजन शोल्डर जमा हुआ कंधा खुल जाता है। तो ये थोड़ी मामूली सी तकलीफ है। इसमें सबसे पहली बात है परेशान नहीं होना। अच्छी खबर ये है कि ये 100% इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सही है। अब वैसे अब तो परेशान होने की इजाज़त मिल ही जानी चाहिए। वो फल्ला इतनी महंगाई है, पेट्रोल देखो या ग्रोसरी लेने चल जाओ, मैंने तो जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे तो कुछ हो जाना है, मैंने नहीं जाना अब ग्रोसरी करने। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? हाँ, फकीर दोस्त मोहम्मद अर्ज कर रहा हूँ। फकीर साहब आप ठीक हैं? कहाँ से, सिंध से कहाँ से कॉल करें? आपका लहजा बता रहे हैं आप सिंध से कॉल कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी, अभी मैं कराची में हूँ। अच्छा, अभी आप कराची में हैं। ओके, क्या पूछना है आपको? हाँ, हमें पूछना है कि हम नमाज जिस टाइम पढ़ते हैं तो पहली मर्तबा में बैठ नहीं सकता। ओके। बहुत तकलीफ होती है, फिर दूसरी मर्तबा हाथ पे आते बैठता हूँ, फिर तहज्जुद या क्या, फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मगर पहली मर्तबा हाथ रख के उठता हूँ, हाथ रख के बैठता हूँ। सही। आपकी उम्र क्या है? मेरा 65 से ज्यादा है। अच्छा, माशाल्लाह। कोई सवाल है डॉक्टर साहब आपका इनसे? नहीं, बस मैं आपको जवाब डायबिटिक, देता हूं। आपको कोई शुगर वगैरह की बीमारी तो नहीं है? अल्लाह की पनाह देगा। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब। देखें, ये जब भी आपको इस एज में आर्थराइटिस है, जो जोड़ों में टूट फूट की कैफियत होती है, और ये उम्र में के साथ साथ होती है, और हर किसी को होती है, किसी को कम ज़्यादा, किसी को जल्द या बदीर। तो आप इसमें यह है कि कोशिश करें कि नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ें, और इस दौरान कुछ अरसे के लिए आप अच्छी सी फिजियोथेरेपी कराएं, तो आपके जोड़ जो है मोबाइल हो जाएंगे, इसकी हरकत ठीक हो जाएगी, और ये कैफियत आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो इस वजह से पहले आप फिजियो करा लें, उसके बावजूद ये एग्जिस्ट करे तो आप इसी और अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दें, जो एक्सरे दे के आपके जोड़ों की कैफियत बता देगा कि इसमें कितनी खराबी पैदा हो चुकी है और उसका इलाज क्या है, हतमी इलाज फिर वो बता देगा। राइट। अच्छा मुनज़्ज़र, एक और ये सवाल मैं दोनों से जानूंगी कि हमारे यहाँ ख़वातीन में या इवन अब यंग गर्ल्स में भी लोअर बैक जो है उसमें तकलीफ़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। एक तो विटामिन D3 की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, दूध नहीं पीती कि जी डाइट पे रहना है, और दूध पे भी एक अलग झगड़ा है कि मोटा होते हैं या नहीं होते। तो ये जो लोअर बैक में अक्सर उठते बैठते तकलीफ़ होना, या उसकी वजह से क्योंकि ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज़ भी हो रहे होते हैं, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखें, जब एज बढ़ती है और मीनोपॉज होता है तो उसके बाद हमारे कुछ हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होना ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। जब वो हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं वो ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाती हैं, भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं हड्डियाँ। तो वो वेट बेयरिंग में इश्यूज़ आते हैं, और पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव नहीं है, मोबिलिटी नहीं है हमारे माशरे में। ठीक है, तो उसकी वजह से होता ये है कि पेन ज़्यादा होता है, वेट बेयरिंग नहीं कर पाते हैं। टाइम नहीं है मेरे पास, आप सजेस्ट कर दें क्या करें? बेसिकली जो लो बैक पेन है उसके लिए आप लोग एक्सरसाइजेस करें। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि औरतों को करनी चाहिए। मैकेंजी होती है, लेकिन उसके लिए इशू ये होता है कि हम उनकी हवाले से कि उनका केस क्या है उसके हवाले से बताते हैं। और क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं हमारे सामने के थाई मसल्स, उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। टॉवेल एक्सरसाइजेस होती हैं, टॉवेल का रोल बना के अपने नी के नीचे रखें और नी को प्रेस करें। इस तरीके से आपके क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। इसके अलावा आप सीधे लेटें और अपनी नी को फोल्ड करें 90 डिग्रीज तक,
90 से ज़्यादा थोड़ा 100 तक, एंड देन आप ब्रिजिंग करना है, अपनी कमर को, लो बैक को आपने उठाना Okay. है। जब आप ब्रिजिंग करेंगे तो आपके लो बैक के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। Strength होंगे, इसके अलावा muscle- पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, क्योंकि औरतें हैं उनमें गायनी प्रोसीजर्स हो चुके होते हैं, सिजेरियन सेक्शन हो चुका होता है, और उनके ऑब्वियसली इंजेक्शंस भी लगते हैं। प्रॉब्लम, हाँ, जी, उसकी तो वजह से जो ये भी उन्हें प्रॉब्लम pain हो होता जाता है। राइट जनाब, वक्त मेरे पास कम था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर मौका मिला तो अगेन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, मुनज़्ज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे मिलूंगी कल। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।